गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं और घर में वीडियो जरूर देखते होंगे। चलिए आज फिर सभी बच्चों को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल में सभी बच्चों का हार्दिक दिल से सभी को स्वागत है। आज बच्चों फिर हम वर्ग 8वीं का आधुनिक भारत जो इतिहास सब्जेक्ट है उसमें हम लोग पाठ 2 जो व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे। लेकिन भाग 5 पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 4 के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने इसमें कंपनी के अफसरों का लक्ष्य के बारे में पढ़ा था कि किस तरह उनका लक्ष्य क्या था। उनका लक्ष्य था कि भारत में अधिक से अधिक जो है यहाँ से धन इकट्ठा किया जाए, अधिक से अधिक कमाई की जाए और कंपनी का जो है फैलता साम्राज्य। हम लोग ये भी देखे थे कि किस तरह से वो जो है वो सैनिक कार्रवाई सीधे ना करके राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का सहारा लेकर वो अपना साम्राज्य जो है भारत में फैला रहे थे। और इसी क्रम में हम लोगों ने शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़े थे, जिसमें 4 युद्ध के बारे में जिक्र हुआ था। हैदर अली और टीपू सुल्तान मिलकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के बहुत सारा प्रयत्न किए। और आज हम लोग देखेंगे मराठों के साथ संघर्ष, यानी जब दक्षिण की ओर मैसूर को अपने अधीन में कर लिए, अंग्रेजों ने कर लिया, तो उसके बाद मराठों के साथ जो है संघर्ष चला। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुई थी, है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी उसमें हार के पश्चात मराठों का कई राज्यों में बांट दिया गया, यानी मराठा जो राज्य था उसको कई राज्यों में बांट दिया गया। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कि जब मराठों को बांट दिया गया तो कौन कौन से राज्य में बांटा गया, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी रख लेते हैं कि जब मराठों को बांटा गया तो वो कौन कौन से थे। तो यहाँ पर वो देखेंगे सिंधिया में गायकवाड़, होलकर और भोसले, ये 4 जो है शासकों के बीच में जो है मराठा राज्य को बांट दिया गया। इसमें भी याद रखेंगे बच्चों कि अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। पहला युद्ध जो था वो 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ जो है खत्म होता है। तो पहला जो युद्ध था वो 1782 ईस्वी में लड़ा गया था और सालबाई की संधि के साथ जो है इस युद्ध को खत्म किया गया। दूसरा युद्ध जो था वो 1803 से 1805 में लड़ा गया था और इसमें जो है आगरा और दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के अधीन आ गया। जब दूसरा युद्ध चला था तो उसमें 1803 से 1805 में चला था और इस दौरान जो है आगरा और दिल्ली का बहुत सारा जो क्षेत्र था वह मराठों से निकलकर अंग्रेजों के अधीन में आ गया था। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो तीसरा युद्ध था वो निर्णायक युद्ध था, यानी 1817 से 1819 में के बीच में लड़ा गया था। तो अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह से कुचल दिया, यानी यह युद्ध जो था वो मराठों के लिए अगर कहा जाए तो वह अंतिम युद्ध था। इसमें हम लोग जानेंगे कि महादजी जी सिंधिया, है ना, महादजी जी सिंधिया और नाना फडणवीस जो थे वो 2 मराठा योद्धा और शासक थे जो बहुत ही प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के साथ मराठों का भी जो है संघर्ष युद्ध हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि सर्वोच्चता का दावा, ठीक है, कि आगे का जो टॉपिक है वो सर्वोच्चता का दावा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहले इसको भी हम लोगों ने मैंने पॉइंट बाय पॉइंट बांटने का प्रयास किया है और आप सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो वीडियो को पॉज करके जो है वो मेन पॉइंटों को यहाँ से व्हाइट बोर्ड से आप अपने कॉपी में उतारेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में आसानी होगी याद करने में। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि लॉर्ड मिंटो के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल बनकर 1813 में भारत आया।
याद रखना है कि 1813 में जो है लॉर्ड हेस्टिंग जो है वह भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। दूसरा देखते हैं कि हेस्टिंग के आने से पहले तक मुगल सम्राट को ही औपचारिक रूप से सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। याद रखना है बच्चों कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के पहले, ठीक है, उसके आने से पहले जो मुगल सम्राट जो था वो वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था और उन्हीं के निर्देश से ही भारत के सारे कार्य होते थे। यहाँ तक कि जो नवाब होते थे उन्हें भी किसी कार्य को या महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए मुगल सम्राट से जो है अनुशंसा या अनुमति लेनी पड़ती थी अपने पद को संभालने के लिए, या किसी भी युद्ध को या बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को जो है वो अनुमति जो है वह मुगल सम्राट से लेनी पड़ती थी। और यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी बहुत सारे मामलों में मुगल सम्राट से ही जो है वह परमिशन या अनुमति लेनी होती थी। लेकिन जब हेस्टिंग्स भारत आया तो उसने सर्वोच्चता की एक नई नीति की शुरुआत की और राजनीतिक श्रेष्ठता को और बढ़ाने का प्रयास किया। यानी यहाँ तक कि हेस्टिंग्स जो है ये सोचता था कि हम किस तरह से जो है मुगल सम्राट को कम करके और अपना जो अंग्रेजों का सर्वोच्चता को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स ने भारतीय रियासतों को अधिग्रहण किया। यानी याद रखना है कि अधिग्रहण की नीति किसने लागू की थी, तो आपका ये आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अधिग्रहण की नीति लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता था कि हेस्टिंग्स जो है आवश्यकता अनुसार उन्हें धमका, बहुत सारी रियासतों को क्या करता था, धमकाता था, ठीक है, बहुत सारी रियासतों को धमकाकर उसे अधिग्रहण कर लेता था। लेकिन बहुत ऐसी जगह पर इसको विरोध का भी सामना करना पड़ा था। और इसी का एक कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरोध जो है हथियार उठाकर आंदोलन शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अंग्रेज जो है अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए बहुत सारा प्रयास आरंभ कर दिया और भारतीय राज्यों को जो है अपने अधिग्रहण करने लगे। लेकिन इसे बहुत सारे राज्यों से इनको जो है विरोध का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि 1830 के अंतिम दशक में कंपनी रूस के फैलते प्रभाव से भी संशयित थी। यानी 1830 ईस्वी में रूस का भी जो है भारत पर बहुत सारा प्रभाव आ गया था और इससे अंग्रेज लोग काफी संशयित थे। उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान और सिंध पर विजय के पश्चात भय कम हो गया। यानी उसके बाद उत्तर पश्चिम में जो अफगानिस्तान और सिंध जो है वो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, तो उधर से उनका भय कम था। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि पंजाब एक जो है, पंजाब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी रख लेते हैं कि पंजाब में रणजीत सिंह से उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, यही अधिग्रहण नीति के तहत। यानी रणजीत सिंह जो है अंग्रेजों का भारी विरोध किए। लेकिन क्या हुआ कि 1849 ईस्वी में जो है अंततः मतलब कुछ ऐसा होता है कि 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। याद रखना है कि 1849 में जो है अंग्रेजों ने जो है पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। तो इस तरह से अधिग्रहण की नीति के तहत जो है अंग्रेज अपना सर्वोच्चता को जो है फैलाने का प्रयत्न कर रहे थे। अब आगे का टॉपिक देखते हैं बच्चों, विलय का सिद्धांत, ठीक है। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण अंग्रेजों के द्वारा लादा गया जबरदस्ती कानून बनाया गया, जिसका खामियाजा जो है 1857 का विद्रोह में देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विलय का सिद्धांत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी, इसको याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने विलय या हड़प की नीति का सहारा लिया। लॉर्ड वेलेस्ली ने अधिग्रहण का, है ना, और लॉर्ड डलहौजी ने विलय या हड़प की नीति का सहारा लिया। अब ये हड़प की नीति क्या है, तो बच्चों याद रखना है कि अगर कोई शासक का या कोई राजा का अपना वारिस नहीं होता था, अपना पुत्र नहीं अगर होता था या पुत्र नहीं था, तो उसे अंग्रेज लोग जो है हड़प लेते थे, यह कहकर कि उसका आगे कोई वंश नहीं है, ठीक है।
तो हड़प का नीति का मतलब उसका कोई वंश नहीं है, जिसके वजह से अंग्रेज लोग उस राज्य को हड़प लेते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प। हड़प मतलब हड़पना, लूटना, है ना, कि उसका वारिस नहीं है तो उसे लूट लो। तो यह नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और इसके तहत सर्वप्रथम सतारा जो रियासत थी उसको 1848 में हड़प लिया गया, संबलपुर को 1849 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1854 में, और झांसी की जो झांसी है, हम लोग पढ़े होंगे या आप लोग जानते होंगे, झांसी की रानी का जो युद्ध जो है अंग्रेजों के बीच हुई थी, तो वह हमारे जो हड़प की नीति का ही एक जीता जागता उदाहरण था, कि जिसमें झांसी की जो रानी थी उसका कोई वारिस नहीं था, जिसकी वजह से अंग्रेज वारिस थी लेकिन ये किसी वजह से मर गया था, तो उसे उस राज्य को वंश विहीन कहकर अंग्रेज जो है उस पर अधिकार किए और काफी भयानक युद्ध हुआ। अंततः जो है झांसी की रानी को हार का सामना करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आप इसको ईस्वी वाइज याद रखेंगे कि 1848 में सतारा पर, 1849 में संबलपुर पर, उदयपुर पर 1852 पर और नागपुर में 1854 पर जो है हड़प की नीति के तहत वहां की रियासत को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नीति के तहत कोई पुरुष वारिस नहीं होने के कारण जो है उस राज्य को हथियार लिया जाता था, उसी को हड़प नीति कहते हैं। यहाँ तक कि बच्चों अंग्रेज लोग किसी भी राज्य को मतलब अपना मनचाहा कानून बना देते थे। जैसे कि अवध जो है, अवध को 1856 में इसलिए हड़प लिया गया क्योंकि अंग्रेजों ने वहां पर कुशासन का आरोप लगाया, ठीक है, कि वहां का राजा सही नहीं है, कुशासन चल रहा है, अच्छा शासन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से अवध को जो है अपने अधिकार में कर लिया था। लेकिन याद रखना है कि अवध की जनता ने इसका काफी विरोध किया, है ना, और उसी का नतीजा हुआ कि 1857 का जो महान विद्रोह हुआ था उसमें अवध के लोगों ने, या अवध की सेनाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देसी रियासतों को किस प्रकार से अपने अधिकार में कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग आज जो है वीडियो को यहीं पर हम लोग रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे कि आगे जो है नए शासन की व्यवस्था किस तरह से किया गया और कंपनी की सेना जो है वह किस प्रकार से जो है भारत देश पर अपना वर्चस्व साम्राज्य को फैलाती है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो आज आप लोग को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आज आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।